एक काले सांप उस मिट्टी के ढेर से बाहर आकर दूध और केले को खाने लगता है। सुने हो, तुम्हारे बहन के पति ने फिर से 2 आम के बगीचे खरीद लिए हैं। हाँ सुना ना, ये तो खुशी की खबर है। हाँ, वो एक के बाद एक संपत्ति बढ़ाते जा रहे हैं और तुम बस बैठे बैठे देखते रहो। अरे उनकी संपत्ति बढ़ने का मतलब तो हमारे फायदे है। अच्छा चलो, हम भी कुछ दिनों के लिए कविता के घर घूमकर आते हैं। अगले दिन सुबह कविता देवी नागेश्वरी के मंदिर में पूजा कर रही थी। हे देवी, हे मां मनसा, आपका दिया हो हमारे पास सब कुछ है, बस ये गोद क्यों खाली रखी है माँ, दया करो। कविता, कविता, हो तुम मंदिर में हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था। क्यों, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या? घर चलकर देखो कौन आया है। इसके बाद विकास और कविता अपने घर के अंदर जाते हैं। फिर अरे भैया, तुम कब आए? भाभी, कैसे हो तुम लोग? हाँ, बहुत दिन हो गए, मैंने अपनी बहन को नहीं देखा, इसलिए कुछ दिन तुम्हारे यहाँ ही रहूँगा। बहुत अच्छा, कुछ दिन तक रहो, कविता को भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर मौसमी मन ही मन सोचती है, कुछ दिन नहीं, हम तो यहाँ हमेशा के लिए रहने का इंतजाम करने आए हैं। इसके बाद से विकास और मौसमी अपने बेटे के साथ वहीं रहने लगते हैं। दिन बीतते गए और नाग पंचमी के दिन बहुत धूमधाम से उनके घर के मंदिर में नाग देवी की पूजा होती है। चलो भाभी, हम मंदिर के पास उस मिट्टी के टीले के सामने चलते हैं। वहाँ मैं हर साल दूध और केले का प्रसाद चढ़ाती हूँ, लेकिन आज तक कभी भी देवी माँ आकर वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया। पता नहीं आज क्या करेंगे। इसके बाद कविता और मौसमी उस मिट्टी के टीले के पास आती है और एक पात्र में रखा दूध और केला टीले के सामने रखती है। आशीर्वाद करो माँ, ये दूध और केले का प्रसाद स्वीकार करो, मेरी गोद भर दो माँ, दया करो। भगवान से जितना मर्जी प्रार्थना करो, तुम्हारी संपत्ति का मालिक मेरा बेटा ही बनेगा। तभी एक आश्चर्य घटना होती है। एक काले सांप उस मिट्टी के ढेर से बाहर आकर दूध और केले को खाने लगता है। ए जी, तुम देख रहे हो, माँ ने मेरा दिया हुआ दूध और केला ग्रहण किया है। अब यहाँ से चलो कविता, देवी माँ के इस रूप को प्रसाद ग्रहण करने दो। इसके बाद रात हो जाती है। पूरे दिन की थकान के कारण सभी गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी ए जी, ध्यान से सुनो, सुनाई दे रहा है, मंदिर की दिशा से एक रोने की आवाज आ रही है ना? हाँ, लगता है किसी नवजात बच्चे की रोने की आवाज है। चलो चलकर देखें। फिर वो जल्दी से उस मंदिर में पहुँच के देखते हैं कि मंदिर के अंदर एक नवजात कन्या है और वो कन्या उनके ओर देखकर हंस रही है। इतने दिनों बाद देवी माँ ने मेरी बात सुनी है, आज मेरी मनस्कामना पूरी हुई है। फिर कविता उस कन्या को गोद में उठा लेती है। क्या तुम पागल हो गई हो कविता? पहले ठीक से पता करना होगा कि ये बच्ची यहाँ कैसे आई। फिर वो कन्या को गोद में लेकर घर के अंदर आते ही, कविता, किसी अनजान लड़की को मत पाल, कल सुबह होते ही उसे अनाथ आश्रम पर छोड़ाना। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ये मेरी बेटी है पंचमी। हाँ हाँ हाँ, इसका नाम पंचमी है, ये मेरी बेटी। इसके बाद कविता और विकास बेटी पंचमी के साथ खुशी खुशी दिन बिताने लगते हैं। उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं रहती, लेकिन उन दोनों की इस खुशी को देखकर किसी और की बेटी से प्यार तो देखो, इधर मेरे बेटे की तरफ इन दोनों का कोई ध्यान ही नहीं है। अब इस लड़की का कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा।
इस तरह दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन जब पंचमी बिस्तर पर सो रही थी, तब दुलाल वहाँ चुपचाप आता है और जैसे ही पंचमी को उठाने गया, सांप 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 सांप। क्या हुआ भैया? पंचमी की ओर देखकर इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं देखा। नहीं 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 नहीं। ये कहकर दुलाल वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये मेरा वहम था? नहीं नहीं, ये वहम तो नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं। कुछ दिनों बाद एक दिन कविता मौसमी को दूध की बोतल देकर कहती है, भाभी, पंचमी को थोड़ा दूध पिला दोगे? मैं तब तक नहा के आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, दो पिला देती हूँ। फिर कविता नहाने के लिए चली जाती है और मौसमी बोतल की सारे दूध खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन फिर से देखती है, ये क्या, मैंने तो दूध फेंक दिया, फिर बोतल में दूध कहाँ से आ गया? मौसमी दूध फिर से फेंक देती है, लेकिन फिर से बोतल में दूध भर जाता है। इस तरह मौसमी जितनी बार दूध फेंकता है, दूध फिर से भर जाता है। भाभी, पंचमी को दूध पिला दिया क्या? हाँ नहीं नहीं, दूध बहुत गर्म था, अब ठंडा हो गया है, मैं अभी पिला देती हूँ। मौसमी और दुलाल पंचमी को हर दिन किसी न किसी तरह से परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन जब कविता पंचमी को गोद में लेकर उनके तालाब के पास बैठी थी, आज अच्छा मौका मिला है, कोई है भी नहीं और कविता को तैरना भी नहीं आता। ये सोचते ही दुलाल अपने बुरे इरादे से कविता की ओर बढ़ता है और 2 कदम आगे बढ़ते ही, अरे बाप रे, सांप सांप बचाओ मुझे, सांप बचाओ मुझे, सांप। दुलाल भागते हुए सीधे अपने बिस्तर पर चढ़कर बैठ जाता है। क्या हुआ क्या? ऐसे पागलों की तरह क्यों दौड़ रहे थे? और कहाँ है सांप? कुछ भी तो नहीं है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, इस घर में कुछ नहीं किया जा सकता, इसे घर से बाहर ले जाना पड़ेगा। इसके बाद दुलाल बहुत सोच विचार करके तरह तरह की चालें चलकर पंचमी को एक परम्बुलेटर में बैठाकर कविता, विकास, मौसमी और उसके बेटे को लेकर एक पार्क में घूमने जाता है। उस समय वो पार्क काफी खाली था। तुम लोग यहाँ बैठकर खेलो, मजा करो, तब तक मैं अपनी प्यारी पंचमी को थोड़ा घुमा कर लाता हूँ। ठीक है, और क्या, मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करता हूँ। बाबू, तुम बॉल से खेलो, मैं और तुम्हारी बुआ यहाँ बैठे लूडो खेलेंगे। विकास आराम करने लगता है। मौसमी और कविता लूडो खेलता रहा। इधर बाबू बॉल से खेलता है और दुलाल, चलो बेटी पंचमी, तुम्हें पार्क क्यों, तुम्हें पूरा पृथ्वी ही घुमा दूंगी। दुलाल पंचमी को लेकर पार्क के बाहर चला जाता है। वहाँ खड़ा होकर सोचता है, अपने बुरे इरादे को पूरा करने का इंतजार करता है। उसके सामने से गाड़ियाँ तेज आवाज करते हुए जाती रहती है। दुलाल उसके पूरे काम को अंजाम देने ही वाला था, तभी बाबू! क्या हुआ? मौसमी इतना जोर से चीखा क्यों? मैं जल्दी जाके देखता हूँ। दुलाल जल्दी ही वहाँ पहुँचता है और देखता है कि बाबू एक गाड़ी के सामने पड़ा है, उसका खून निकल रहा है। बॉल खेलते हुए पार्क के दूसरे दरवाजे से वो बाहर निकल गया था। दुलाल, मैं बाबू को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ, तुम भी आओ। पंचमी को मुझे दो भैया, तुम लोग जल्दी जाओ। पूरे दिन के बाद धीरे धीरे रात हो जाती है। कविता अपने बिस्तर पर नींद में एक सपना देखती है। अब कोई डर नहीं कविता, तुम्हारी बेटी अच्छी रहेगी। तुम्हारे भी सारे संकट दूर हो गए हैं। मैंने उन्हें बहुत चेतावनी दी थी, लेकिन अब अपराधियों को उचित सजा मिली है, वो सुधर जाएंगे। कविता की नींद खुल जाती है।
वो जल्दी से उठकर पंचमी को गोद में उठाती है और बहुत प्यार करने लगती है। वो सफेद नागिन की